जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है सकुशल रह रहे हैं, बढ़िया से मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आइए आज 40वें सेट की तरफ अग्रसर हैं। 40वें सेट को हम लगाते हैं। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसीलिए क्लास लाइव नहीं हो पाई और बहुत देर तक प्रयास किया गया, 20-25 मिनट के आसपास टाइम लगा, लेकिन तो कुछ सर्वर इशू आ गया था और इसी कारण से क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। और चलिए आज यहाँ देखते हैं, बड़ा अच्छा सेट बनाया था जो सेट 40 है, बहुत अच्छा सेट है। आप देखोगे आपका मन बड़ा खुश हुआ होगा सेट को देख के। सेट आपने पहले ही आपको मैं भिजवा दिया था, तो आपने अगर लगाया होगा तो आपको पता होगा। आइए बात करते हैं। ये क्वेश्चन है सीपीओ मेंस का। सीपीओ मेंस के सारे क्वेश्चंस लगभग लगा दिए गए हैं और लगातार आप पिछले 7-8 दिन से आप देख रहे हैं, है ना। बहुत दिनों के बाद आप क्लास कर रहे हैं। अच्छा चलिए, सर इसे सीजीएल के लिए क्या करें? अब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, बहुत आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के लिए मैं आ भी रहा हूं, बहुत जल्द आप लोगों से जुड़ रहा हूं। प्रैक्टिस की चीजों को और आगे बढ़ाया जाएगा। यहां पर है बी इन एप्पल पाई ऑर्डर। बी मतलब होना, इन मतलब में, यहां एप्पल मतलब होता है सेव और पाई, पाई का मतलब होता है, जैसे नहीं होता है कचौड़ी, वो पाई कहते हैं। पाई ऑर्डर, एप्पल या फिर पाई कह लो, उसके ऑर्डर में, यानी एक एक प्रकार का कैसा है, तो एक ऑर्डर में होना, एक सुसज्जित तरीके से होना, एक क्रम में होना, ये क्या है? तो बी इन अ हैप्पी मूड। सर इस मूड से कोई लेना देना नहीं है, यहां ऑर्डर की बात कर रहा है, कोई ना कोई क्रम होगा। तो बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक समय की बात होता है ये। तो समय में जैसे नहीं होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां पर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वैसा नहीं। यानी बी परफेक्टली अरेंज्ड एंड जो है टाइडी जो होता है, उसे ही कहते हैं बी इन एप्पल पाई ऑर्डर। बी एक्स्ट्रा स्वीट टू पीपल, ज्यादा मीठा होना लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। यह होता है क्रम में होना, एक सीक्वेंस में होना, वही कहलाता है। उफ, क्या है यहां पर? उफ। यहां पर पूछा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओफ। देखो ओफ का मतलब होता है ऑकवर्ड टाइप का, जो बड़ा ही ऑकवर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं? ओफ कहते हैं। तो ओफ ऑकवर्ड है तो स्मार्ट, काफी स्मार्ट है। अच्छा, सिंपलेशन का मतलब है, सिंपलेशन दिखाता है जैसे अनाड़ी टाइप का, जो किसी चीज को, ऐसे सिंपल आदमी है, कुछ ज्यादा चीजों के मतलब है नहीं, तो इसको सिंपल्सन कहते हैं। सिंपल्सन का मतलब होता है अनाड़ी। ब्लॉक हेड का मतलब होता है जिसका हेड ही ब्लॉक हो गया है, मतलब उसका दिमाग ही पूरा ब्लॉक हो गया है, दिमाग ही उसका पूरा खत्म है, उसे ब्लॉक हेड कहते हैं। मूर्ख टाइप का आदमी होता है उसे कहते हैं ब्लॉक हेड, यहां पर होता है सिंपल्सन। तो ये हो गया। अच्छा, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है उदार, जो दूसरे के लिए उदार भाव रखता है उसे हम मैग्निफिसेंट कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो, लिखा है क्या कि अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स अ शो ऑन स्टेज और टेलीविजन, कि एक व्यक्ति जो प्रेजेंट करता है और उसको कोऑर्डिनेट्स भी करता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है उसको संचालित करता है, उसका ध्यान रखता है, कोऑर्डिनेट्स करता है एक शो को, या मतलब शो को स्टेज पर या फिर टेलीविजन पर, उसे हम एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकर। रिपोर्टर का मतलब होता है जो किसी घटना को रिपोर्ट जो करता है, किसी घटना को बताता है, उसे हम रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? रिपोर्टर। रिपोर्टर का मतलब होता है जो उस घटना को रिपोर्ट करे कि फलाने जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये हुआ, तो वो जो रिपोर्ट करता है उसे रिपोर्टर कहते हैं। जो इस चीज को दिखाता है उसे एंकर कहते हैं, संचालित करता है। जो घोड़ा जो चलाता है उसे जॉकी कहते हैं। ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है जिस चीज को वो आगे की तरफ ब्रॉडकास्ट करता है उसे ब्रॉडकास्टर कहते हैं। कि जैसे जैसे ये क्लास है, इस क्लास में एक तरीके से कह लो कि जो केजीएस का जो सर्वर है ये ब्रॉडकास्टर है, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो वही बात हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्टर। तो ब्रॉडकास्टर मतलब ब्रॉडकास्ट करने वाला, जो उसको बताता है उसे एंकर कहते हैं। क्या है वो? एंकर होता है। सर इनका हिंदी भी, हिंदी उर्दू बोल रहा हूं मैंने कहा, जो रिपोर्ट करता है उसको रिपोर्टर, जो ब्रॉडकास्ट जो सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स करता है, जो दिखाता है उसे एंकर कहते हैं, घोड़ा चलाता है उसको जॉकी कहते हैं, और ब्रॉडकास्टर जो चीजों को आगे बढ़ाता है डिजिटली जो माध्यम से, उसे ब्रॉडकास्टर कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो, सर मेरा भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपके एग्जाम तक, देखो दिसंबर में मेंस है, यानी आपका अगर जनवरी फरवरी तक अगर आपका आ जाएगा रिजल्ट तो आप दे देना, फिर आप दे सकते हो, वो देख लेना आप। यहां पर है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, जो थोड़े देर के लिए रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको 2-3 शब्द कराया हूं, एफिमरल कराया है, फुगेसिटी कराया है,
है ना, जो फुगेसिटी होता है, एफिमरल होता है। तो यहां पर यही चीज तो पूछ दिया, अफीमरल, अफीम का नशा कैसा होता है, आप ई लेटर खोल के देखना और ई लेटर का शब्द ही आपको मिलेगा अफीमरल, कि अफीम का नशा कैसा होता है, अफीमरल होता है। तो अफीमरल होता है अफीम का नशा, यानी लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल होता है, अफीमरल कहते हैं। अच्छा, इटर्नल का मतलब होता है अनंत द्वार, जो इटर्निटी दिखाता है, इटर्नल। रिलायबल का मतलब होता है किसी के ऊपर आश्रित होना, डिपेंड होना, निर्भर होना, उसे कहते हैं क्या, रिलायबल। परपीचुअल का मतलब होता है निरंतर, लगातार। तो लगातार जो चले, परपीचुअल। कुछ लोग की शिकायत है सर हिंदी नहीं बताते हैं, मैं तो पूरा प्रयास करता हूं कि इसको समझाने पर ध्यान दो, चाहे वो माध्यम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। रिलायबल का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना। इटर्नल का मतलब हो जाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है, उसे इटर्नल कहते हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चले तो उसे एफिमरल कहते हैं। तो शॉर्ट के लिए एफिमरल और लॉन्ग के लिए इटर्नल। तो ये होता है पूरा पूरा। चलो, मुनिफिसेंस। मुनिफिसेंस का मतलब होता है उदार, जो काफी जनरस होता है, जो काफी उदार होता है, उसे कहते हैं मुनिफिसेंस। तो मुनिफिसेंस का मतलब होता है उदार टाइप का। जैसे मुनि लोगों को देखोगे ना, तो मुनि लोग बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, तो मुनिफिसेंस रहते हैं। मुनि लोग, ऋषि मुनि सब क्या होते हैं, मुनिफिसेंस होते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं सब मुनिफिसेंस हैं, सब उदार हैं, सब क्या है, जनरस टाइप के लोग हैं। अच्छा, श्रीउडनेस का मतलब होता है, श्रीउड का मतलब होता है धोखा देना, धूर्तता, कनिंग करने को कहते हैं श्रीउड। तो ये नहीं होगा। जनरस, जनरल में जो ट्रेवल करते हैं वो जनरस होते हैं, उदार होते हैं। मुझे याद है कि कल ही मैंने ये फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाया है कि जो जनरसिटी होता है, जो जनरस होता है, जनरसनेस होता है, तो ये उदारता की बात करता है। ठीक है। क्वाइटनेस, क्वाइट का मतलब चुप होता है, शांत, तो शांतिपन होता है, सो शांतपन होता है, उसे कहते हैं क्वाइटनेस। नेस एक नाउन है, सब में नाउन लगा हुआ है, यहां एंस नाउन लगा है, तो सब सफिक्स है ये। लाइवली, देखो लाइवलीनेस का मतलब होता है जीवंत, लाइवली यानी लाइवलीहुड होता है, लाइवलीनेस होता है, तो ये जीवंत को दिखाता है। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे। श्रीउडनेस का मतलब धूर्तता, कनिंग। जनरस मतलब उदार। क्वाइटनेस का मतलब होता है चुप, रेटिसेंट। और लाइवलीनेस का मतलब होता है जीवंत, जो जिंदगी के लिए चाहिए वो जीवन के है। नॉट एक्टिव बट हैज द एबिलिटी टू बी एक्टिव एनी टाइम लेटर, कि नॉट एक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, एबिलिटी, इतनी योग्यता तो है। तो जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी। इसको कराया था जुबली से, कि जुबली जब आता है तो इंसान जुबिलेंट हो जाता है, खुशी आ जाता है उसके चेहरे पर, तो जुबिलेंट का मतलब खुशी होता है। अच्छा, डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सुस्त। जैसे नहीं कहा था कि आप अगर किसी काम को कर रहे हो, आपने जो है कहीं पर खाता खुलवाया, और आपने कोई भी एक तरीके से आपने खाता खुलवाया, और खाता खुलवाने के बाद जो है आप वहां कई दिनों तक नहीं गए, तो आप डोरमेंट हो जाएंगे। सर मेरा एयरफोर्स में इस बार 20 नंबर था इंग्लिश में, और कितने नंबर का होता है, रिया कह रही है, मैं देखते ही पहचान गया, क्योंकि अब मुझे लगा कि आप कोई और हो सकती हैं, क्योंकि एक नाम से कई लोग होते हैं। रिया पांडे, इसका कहना है कि सर मेरा इंग्लिश में 20 नंबर था, एयरफोर्स के इंग्लिश में इसका 20 नंबर था। 20 नंबर का ही होता है, इसका मतलब कि आपने 20 में 20 लाया है, और आपका नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। मुझे दो नाम याद है, मैं हमेशा देखता हूं, एक रिया का और एक नकुल का, और इन दोनों की एक ही शिकायत है कि सर फिजिक्स में मेरा नंबर नहीं आता है, कि सर मेरा एयरफोर्स में इस बार 20 नंबर था इंग्लिश में, बट फिजिक्स में नहीं हुआ। तो बार बार यही शिकायत आता है कि सर फिजिक्स में नहीं हुआ। तो 20 में 20 नंबर आप अंग्रेजी में लेके आए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग भी जितने लोग हैं, हाँ 20 में 20 था, मैं समझ रहा हूं, इंग्लिश में 20 नंबर का ही आता है एयरफोर्स में। और आप सभी लोग, जितने लोग मैं कह रहा हूं बाबू, शायद आपको यकीन अभी नहीं हो, शायद आपको लगे कि हाँ प्रिय सर बस जैसे सारे लोग कहते हैं, हर टीचर का यही कहना होता है कि भाई हम पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे, हम आपको ऐसे बना देंगे, हम आपको वो बना देंगे, आपको रोड से पकड़ के स्टार बना देंगे, सर सभी लोग कहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको एक समय पर यकीन जरूर होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपसे जब बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, आपके दिल से वो आवाज निकलेगी कि सर वाकई में वो चीज जो है आया है। और सर नेवी में 25 में 25 आया है, आएगा सर, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा 25 में आता। देखो अंग्रेजी में आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। सर वो कैब बैच लाइए, हाँ वो कैब बैच की बहुत डिमांड हो रही है, बहुत जल्द आएगा, है ना। देखो वो कैब बैच को मैं सोच रहा हूं ना कि पहले किताब दे दूं आपको, वो कैब की जब किताब आ जाएगी उसके बाद बैच देने का मजा ही कुछ और होगा। किताब पहले पूरा आ जाए, नोट्स के लिए आप परेशान रहते हो, तो पूरे किताब पर अभी काम चल रहा है, तो किताब जैसे हो जाएगा फिर बैच भी मिल जाएगा आपको।
हाँ, तो ये पूरी पूरी इसकी बातें हैं। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, सारे लोग के सभी लोगों के साथ मेरी जो है मेरा दुआ है, और जब तक खुदा हमको सही सलामत रखेंगे ये जिंदगी आपके नाम पे ही कुर्बान रहेगी। रात और दिन सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं कि मुझे ये पता चल गया है कि मेरा जीवन किस लिए है। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मुझे भगवान ने इस धरती पर भेजा क्यों है। तो अगर मुझे पता चल गया तो फिर मैं रातों दिन वही काम करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप जी जान लगा के मेहनत करिए और आप देखिए आपके साथ क्या करिश्मा होता है। तो बस वही बात है, सेम ऐसी चीजें दिखाई देंगी। देखो मेंस का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं मैं, और ये 2025 का पेपर है। अगर आप ये हंसते खेलते सॉल्व कर ले रहे हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि सर आपने 200 में से सिर्फ 10-20 क्वेश्चन करा दिए। मैं 200 में से 200 क्वेश्चन कराया हूं, और आज तो सीडीएस के मैंने क्लोजेस्ट को उठा दिया है। अब देखिए आप इस चीज को। चलो, यहां कह रहा है कि सीपीओ मेंस 8/3/2025 9 से लेके 11 बजे तक का पेपर था। क्वेश्चन पूछा है, डोरमेंट क्या होता है, सुस्त होता है। बताया था कि जैसे कोई खाता खुलवाया, दो साल तक कोई लेनी देन नहीं किया, वो उसका डोरमेंट अकाउंट कर दिया, केवाईसी कराना पड़ेगा। अच्छा, एम्बिग्युअस का मतलब होता है, एमबी और एमफी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दोनों, है ना। दोनों जो होता है उसे एमबी कहते हैं, कि जो ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, यानी आप क्या हो गए, एम्बिग्युअस हो गए, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। अच्छा, कॉन्शियस का मतलब होता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस। ये होता है अभिचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन, दो होते हैं, तो वही कॉन्शियस है। ये सिटिंग ऑन द फेंस एक ईडियम है बाबू। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है नजरअंदाज करना। जैसे मान के चलो कहीं पर आप बैठे हुए हैं, वहीं पर 10 लोगों की लड़ाई हो गई, आप वहां से धीरे से उठ के निकल गए, आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, आप अपने काम में अग्रसर हो, तो एक इडियम ही आता है सिटिंग ऑन द, सिट ऑन द फेंस होता है बेसिकली। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हो जाए किसी चीज को नजरअंदाज करना, तो ये है सिटिंग ऑन द फेंस। चलो, लिखा है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम अ डेंजर, रिस्क और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी प्रोटेक्ट करना एक डेंजर से या कोई एक खतरे से, रिस्क से, या फिर अनप्लीजेंट, यानी अनप्लीजेंट का मतलब होता है कि जो अच्छा नहीं है। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट करा दिया हूं मैं आपको कि जो अच्छा, अच्छा गर्मी के टाइम पर एसी प्लीजेंट है और गर्मी के टाइम पर रूम हीटर अनप्लीजेंट है। तो वही चीज क्या कहलाता है, अनप्लीजेंट से, रिस्क से, डेंजर से जो बचाता है उसको क्या कहते हैं, स्कैर, डरना ये तो है। सेवर, अलग करना। सीज मतलब होता है जब्त करना। सील्ड, सील्ड का मतलब होता है बचाने वाला, रक्षक। रक्षा कवच जो होता है उसे सील्ड कहते हैं। जो रक्षा कवच होता है, जो चीज को बचाता है, उसे कहते हैं क्या, सील्ड। जैसे आप देखोगे मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा रहता है, वो एक प्रकार का सील्ड है। वो क्या है, कवर है, सील्ड होता है वो। तो उसी को क्या बचाता है, तो एक खतरे से बचाता है, रिस्क से बचाता है, या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से बचाता है, उसे क्या कहते हैं, सील्ड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सील्ड। स्कैर मतलब डरना है, समझ गए। सीवर मतलब अलग करना है, और सीज मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर देना, और सील्ड मतलब होता है रक्षा कवच। ये नहीं कोई कहेगा कि हिंदी नहीं बताया, हिंदी बता दिया लो। अच्छा, फिजिबल, अभी अभी नया नया शब्द भी जोड़ा हूं, फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है कि जिस चीज का होना प्रैक्टिकल है, कि केजीएस का फीस होता है फिजिबल, यानी केजीएस का फीस जो होता है बहुत फिजिबल होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। वर्थ मतलब होता है कीमत, लेस मतलब होता है बिना, यानी कबाड़ी। तो वही चीज क्या है, वर्थलेस, बेकार है। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, जिसके अंदर एनर्जी है वो एनर्जेटिक। टेंटेटिव का मतलब होता है अनुमानतः, है ना, टेंटेटिव होता है ये, अनुमानतः होता है। सर मेरा तो एयरफोर्स इनटेक में हुआ है आपके आशीर्वाद से, लेकिन सर एनडीए के अलावा कुछ, हाँ कुछ में नहीं करने। अच्छा समझ गया मैं, आप बिल्कुल कहीं ऐसे, आपको कह सकता हूं आप मेरी तरह हो, है ना, कि एयरफोर्स मन नहीं भाएगा। जब होता है ना कि जब आप आसमान की तरफ जब देख लिए होते हो ना, तो आपको जमीन पर रहने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, मेरी दुआ है आपके साथ कि आप एनडीए में पूरा तरीके से सफल होकर लौटें। एयरफोर्स निकल गया, आप इस बात को समझ सकते हैं कि सर एनडीए भी निकल जाए। हाँ, मेडिकली कोई दिक्कत नहीं है तो फिर जो है आप पूरी तरीके से कामयाब होकर लौटेंगे, ये मुझे पता है। चलो, तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। अच्छा आगे देखो, बी ऑन द सेम पेज। सेम मतलब होता है समान पेज पर होना, तो बी ऑन द सेम पेज का मतलब क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज, है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसमें समान जो है पेज पर, समान पन्ने पर है, कि जैसे आप भी वहीं पर हो, मैं भी वहीं पर हूं, यानी अपना हाल नहीं कहते हैं कि अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साहिल, कि मेरा जो हाल है वो तुम्हारे जैसा है। तो वही चीज क्या कहलाता है, बी ऑन द सेम पेज, हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, उसी को कहते हैं क्या, बी ऑन द सेम पेज। ये सीपीओ मीन्स था। चलो यहां देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हडल जो है ह्यूमर, 100, ये भी 100 के लिए पूछ दिया है, HUNGRY, हंगरी,
आंसर डी। टू गेट समन्स जो है गोट, टू गेट समन्स गोट कि कोट होता है, टू गेट समन्स गोट कि कोट होगा, कोट होता है ना, टू गेट समन्स कोट, तो किसी के कोट में जाना मतलब इरिटेट करना किसी को, तो इसको थोड़ा देख लेना एक बार, गोट होगा कि कोट होगा। टू गेट समन्स कोट, कोट है कि किसी से नहीं, किसी कोट में चले जाता है आदमी जो है इरिटेशन होने लगता है, तो टू इरिटेट समवन कहते हैं टू गेट समन्स गोट। अब पता नहीं गोट जोड़ दिया है ये। चलो बाइट द, अब देखो सेम ये भी इडियम है, बाइट द ब्रेड, यहां पर बुलेट बार्ब और यहां पर बीन, तो बाइट द बुलेट। जो प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस है उसका सामना करना होता है। कोई बात नहीं शिवम, सत्यम, आप इंटरव्यू में अगर रुक रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए और एकदम बढ़िया से पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। अगर कोई मेडिकली दिक्कत नहीं तो फिर आपको कोई रुक नहीं सकता है ना। कभी पटना में अगर आपका दौरा पड़े, कभी पटना आपको अगर आना हो तो बिल्कुल आप आना, आप मिलना, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना होता है। तो बाइट द बुलेट, तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है कि जो आपने गलती की है, जो भी अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उनका सामना करना बाइट द बुलेट कहलाता है। क्लियर। चलो यहां देखो, यहां पर कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर है ऑब्स्टिनेट, ऑर्डस, उसके बाद क्या है, यहां पर है ओकेजनल, ऑब्जर्वेंस, OBSERVANC, ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेंस होता है ये किसी के निगरानी में, ऑब्जर्वेंस में। यहां देखो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज से, मतलब किसी भी चीज का जो है पैदा होना। जीन का मतलब ये होता है जो पैदा होता है, जो जीन में पैदा होता है उसे कहते हैं क्या, जीन, जीन से बना है जेनेसिस। सिनोनिम कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, सिनोनिम। अब ध्यान देना यहां पर देखो सिंबोलिज्म, तो सिंबल बना के चीजों को प्रदर्शित करना सिंबोलिज्म कहलाता है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, सर ये बिगिनिंग है, ये क्या है, तो बिगिनिंग है। बिगिनिंग का मतलब होता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो बिगिनिंग हो जाएगा। तो ये होता है एंड, ये अल्फा है, ये ओमेगा है, तो ये तो उल्टा हो गया। अच्छा इनफैचुएशन, इनफैचुएशन का मतलब होता है आकर्षक, किसी की तरह झुकाव, मैं खींचा चला जाऊं तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। तो इनफैचुएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की तरफ थोड़ा सा अग्रसरित होना, यानी किसी की तरह जो है प्रभावित होना, वही चीज है। कुछ लोग इस इनफैचुएशन को मोहब्बत समझ बैठते हैं, नहीं, किसी को आप पसंद करते हैं या कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक अलग चीज है, वही बात है, इन्फैचुएशन होता है वो, जिसको आप मोहब्बत समझते हैं वो इन्फैचुएशन है, वो किसी की तरफ झुकाव है, लगाव है, वो होता है। तो क्या हो जाएगा, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआत जो होता है उसे कहते हैं। हाँ, स्प्लिट वंस साइड्स, स्प्लिट वंस साइड्स का मतलब, ये बड़ा अच्छा है कि इडियम में ध्यान देना, ये बहुत अच्छा है। ये लिखा है कि स्प्लिट वंस साइड्स, कि एक तरफ से पूरा अलग हो जाना, यानी इतना तेज हंसना, इतना तेज हंसना कि सारी चीजें कट के अलग हो जाएं, इसी को कहते हैं टू रोअर विथ लाफ्टर। लाफ्टर के साथ हंसना कहलाता है स्प्लिट वंस साइड्स। कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, यानी कट मतलब कटना, फ्रॉम मतलब से, किससे, तो सेम समान कपड़े से कटना, यानी एक ही चीज होना, एक ही जैसा होना, यानी एक ही प्रकार की चीजें होना। तो टू हैव वेरी सिमिलर क्वालिटीज दैट इज कॉल्ड कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। एक ही कपड़े से कटा होना यानी एक ही क्वालिटी होना, है ना। तो सिमिलर क्वालिटीज, एक ही जैसा गुण होना, एक ही जैसी चीजें। जैसे मान लो शर्ट है, यहां से फाड़ के मैं अगर ये चीज आपको दे दूं तो सेम क्वालिटी, सेम क्लोथ का हो गया, एक ही जैसी क्वालिटी होगी, इसमें भी लाइनिंग है, इसमें भी लाइनिंग होगी, सब चीज सेम रहेगा, वही चीज कहलाता है। आओ देखो यहां देखो, तीन तो एक साफ साफ तौर पे कहा जाए, तीन तो आपको फिलर में इडियम्स मिल गए, इसीलिए इडियम्स का बोलबाला है। आने वाले टाइम में इडियम्स को रिप्लेस मतलब जल्दी नहीं किया जाएगा, सारी चीजों को इडियम खुद रिप्लेस कर देगा। यहां पर है हिट द सैक, हिट द बैग, हेड बे सैक होता है। सैक का मतलब होता है बोरा। आपको मैं इसकी पूरी कहानी बता चुका हूं कि आजकल के टाइम पर देखोगे तो बढ़िया बढ़िया तकिया आ गया है,
बढ़िया, कितना शानदार शानदार नरम नरम तकिया आ गया है। लेकिन पहले के लोग के पास तकिया नहीं था। वो लोग क्या करते थे कि एक बोरा लेंगे और बोरा में घास फूस ठूस ठास देंगे, उसके बाद बढ़िया से उसको सोएंगे। लेकिन सोने से पहले उस तकिए को पहले पीटेंगे। आज हम लोग भी करते हैं, तकिया का जो रुआ होता है एक साइड चला जाता है, तो हम लोग सोने के लिए क्या करते हैं, पहले उसका ठोक ठाक के उसको पहले पूरा बराबर करेंगे, उसके बाद सोएंगे। वहीं से इडियम बन गया है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना, है ना, गो टू स्लीप। गुड स्लीप नहीं बाबू, गो टू स्लीप, दैट इज कॉल्ड हिट द सैक। एन इलोक्वेंट एंड स्किल पब्लिक स्पीकर ओरेटर कहलाता है। इलेक्टर नहीं, इलेक्टर नहीं है ये, ओरेटर। स्पोक्स पर्सन का मतलब जो बोलने वाला है, लीडर मतलब जो लीड करता है, नेता। ओरेट शब्द होता है, ओरेट से बना है ओरेटर। सर आप एसएससी के क्वेश्चन कराते हैं, बैंक के क्वेश्चन भी करा दीजिए ना। बाबू बैंक के क्वेश्चन पब्लिकली नहीं अवेलेबल हैं, इसीलिए नहीं हो पाता है। आप मुझे बैंक के क्वेश्चन भेज दो, आप मुझे भेजो बैंक के क्वेश्चन, मैं सारे बैंक क्वेश्चन करा दूंगा, कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो ये आओ सीडीएस 2018 के पेपर 1 वाले, अ हॉट पोटैटो। अभी देखो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टा पर कुछ पोस्ट भी किया था, मैंने इसके ईडीएम बना के पोस्ट किया था, हॉट पोटैटो वाला। हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक विवादास्पद मुद्दा। आप वो मुद्दा आपको याद होगा जब राहुल गांधी वाला मुद्दा चला था कि एक साइड से आलू डालूंगा, दूसरे साइड से सोना निकालूंगा, आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो। तो ये आलू डालो सोना निकालो वाला बड़ा कंट्रोवर्सी मुद्दा बन गया था। तो वही होता है अ हॉट पोटैटो, यानी एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड अ हॉट पोटैटो। वो क्या है, अ हॉट पोटैटो, यानी एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ज्यादा विवादों से रहा है, उसे हॉट पोटैटो कहेंगे। अच्छा यहां आ जाओ, यहां एक देखो पैसेज है आपका, सर BSPHCL जूनियर अकाउंट। आपको जिस जिस चीज का जो है क्वेश्चन का यहां चाहिए, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आप बाबू मुझे आप क्वेश्चन भेज दो, मेरे इंस्टा पर डाल दो, मैं वहां पर आपका क्वेश्चन देख लूंगा और उसको देख के मैं आपकी सारी चीजें करा दूंगा। चलो देखो, कह रहा है कि द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हैड सैटर्ड द ऑफ मराठा चीफ्स बट नॉट दियर स्पिरिट। अब देखो मैं इस बात को तो कहूंगा कि आपको यह चीज पता होना चाहिए कि यहां पर शब्द यूज किया है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एंग्लो मतलब अंग्रेज, मराठा यानी मराठे, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में कुछ लड़ाइयां हुई हैं और उस लड़ाई का जो प्रभाव होगा, लड़ाई जिसको पता है उसको सारी चीजें पता है। यानी अगर मैं कहूं कि एंग्लो मराठा वॉर जिसको पता है, इसका मतलब उसके हिसाब से सारा काम कर देगा वो। आइए बताता हूं मैं। आप जानते हैं कि एक दुर्दांत योद्धा हुआ है बाजीराव। बाजीराव बेसिकली ना, बाजीराव के दो बेटे, बाजीराव जो था इसका एक बेटा था, बेसिकली से 3 बेटे थे, 2 नहीं 3 बेटे थे। एक बेटा था मतलब बाजीराव का जिसका नाम था बालाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, यही नाना है। आप प्रियंका चोपड़ा वाली अगर मूवी देखे होंगे तो यहां पर क्या है, बालाजी जो बाजीराव जिसको नाना कहते हैं। और दूसरे जो बाजीराव है इसका एक बेटा है जिसका नाम है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, इसी को कहते हैं रघुवा। एक इसका दीपिका पादुकोण के साथ भी एक बच्चा हुआ है जिसका नाम है शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर। तो 3 बेटे थे बाजीराव के, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर। ये दोनों बेटे जो हैं ये काशी बाई के हैं जो प्रियंका चोपड़ा है, ये है दीपिका पादुकोण के जो शमशेर बहादुर है। इस बालाजी बाजीराव है, इसके बेटे हुए हैं 3, इसके भी 3 बेटे हैं। एक विश्वास राव, जो विश्वास राव जो मारा जाता है, आप पढ़ोगे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है उसके अंदर 1761 में मारा गया विश्वास राव, जो फॉर्मल कमांडर इन चीफ था, है ना। अब यहां पर 2 इसके हैं, एक का नाम है माधवराव और एक का नाम है नारायण राव। नारायण राव ये कौन है, तो बालाजी बाजीराव के 3 बेटे, एक है विश्वास राव जो पहले ही मारा गया पानीपत की लड़ाई में, और दूसरा है माधव राव और नारायण राव। होता क्या है कि बाजीराव जब तक पेशवा था तब तक रहा, उसके बाद अगला पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद अगला जो बनता है वो बनता है माधवराव। माधवराव जो है, और माधवराव टीवी से मारा जाता है,
टीवी से पूरी तरीके से इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी माधवराव की मृत्यु के बाद होता क्या है कि अगला पेशवा बनाने की जिम्मेदारी आती है, तो बना दिया जाता है नारायण राव को। इस बात से नाराज हो गया रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कहता है कि नहीं, अगर उधर बालाजी बाजीराव जो बना था तो उसका भाई हूं मैं, तो कायदे से मुझे बनना चाहिए, लेकिन इसको नहीं बनाते हैं। अब रघुनाथ राव उठता है, मार देता है नारायण राव को। नारायण राव की हत्या कर दिया। कहा कि अब तो बनाओ मुझे। अब नारायण राव है ही नहीं, तो नारायण राव को जब है ही नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए मारा भी था कि अगर इसको मार दूंगा तो मैं ही अकेला बच जाऊंगा। सारे जितने मराठे हैं वो कहते हैं कि नहीं, अब भी तुम्हें नहीं बनाएंगे। तो बोला किसको बनाओगे, कोई है ही नहीं। तो पता करते हैं कि नारायण राव की एक पत्नी थी, नारायण राव की एक पत्नी थी जो प्रेग्नेंट थी। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। और जब ये प्रेग्नेंट थी उसकी पत्नी, तो उसका बेटा हो जाता है। कहते अगर बेटा हो गया तो उसी को हम राजा बना देंगे। और जो है किस्मत काम करता है, उसका बेटा हो जाता है जिसका नाम है माधव नारायण राव। तो माधव नारायण राव को राजा बना देते हैं। अब रघुनाथ राव को इस बात से बहुत बुरा लगता है और रघुनाथ राव चला जाता है अंग्रेजों के पास। रघुनाथ राव जाकर कहता है कि हमको मराठा नहीं बनाया, हमको जो है राजा नहीं बनाया, जबकि मैं बालाजी बाजीराव का भाई था। और इसीलिए रघुनाथ राव जाता है अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों के पास जाके एक संधि करता है जिसको कहते हैं सूरत की संधि। और उस सूरत की संधि में कहता है कि अगर आप मुझे मराठा का जो है पेशवा बनाओगे तो मैं आपको जो है सालसेट, बसीन और थाना ये दे दूंगा। अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको 250 सैनिकों का मदद देंगे, उसके बाद ये सारी जगहों पर जो है वो सब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। कहा कि ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मुझे पेशवा बनाओ। रघुनाथ राव जाके अंग्रेजों से मिलता है और जाके उनको जो है मनाता है, उनसे संधि करता है, और इसी संधि के तहत अंग्रेजों में और मराठों में लड़ाई होती है। और इसी का नाम है एंग्लो मराठा वॉर। इसलिए कहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि रघुनाथ राव एक मराठा था और जाके अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया। किसके खिलाफ, तो माधव नारायण राव। उस समय बेटा था, ये टावर था, छोटा बच्चा था। इसकी तरफ से कई ऐसे लोग हैं जो नाना साहब फडणवीस थे, वो जाके लड़ते हैं। जो 12 लोग ऐसे थे वो जाके बनते हैं। इसी चीज का एक नाम है जिसको कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद दूसरा मराठा युद्ध होता है जहां पर सिंधिया, भोसले और होलकर ये तीनों मिलकर लड़ते हैं और इनके संयुक्त सेना को पूरी तरीके से अंग्रेज हटा देते हैं, पूरी तरीके से इनको धोके रख देते हैं। तो यही है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। आप जब एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हो तो आपके एक दिमाग में आता है कि एंग्लो मराठा वॉर के अंदर मराठों की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। पहले वाले नहीं, दूसरे वाले में। पहले वाले में तो मराठों ने अंग्रेजों को धोके रख दिया। बड़गांव की संधि करानी पड़ी उनको। बड़गांव की संधि एक बहुत ही मतलब एक तरीके से निंदात्मक संधि थी, निंदात्मक संधि थी अंग्रेजों के लिए। नाके तले चने चबवा दिया मराठों ने। यहां पर जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है, हाँ नो डाउट, इसके अंदर अंग्रेजों ने ढंग से मराठों को हराया और पूरी तरीके से उनको परास्त कर दिया। वही बात कह रहा है कि द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, यानी जो दूसरा अंग्ल मराठा युद्ध था, हैड सेटर्ड। सेटर्ड का मतलब होता है चूर चूर कर देना। पूरी तरीके से क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया। द क्या, पावर, डिग्निटी, टाइम और पेशेंस, यानी उनके पावर को, उनकी शक्ति को पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया। और वही कह रहा है द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है सेटर्ड द पावर ऑफ द मराठा चीफ, कि मराठा के जो चीफ थे उनकी पूरी शक्ति को निस्ते नाबूद कर दिया। इसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया। बट नॉट, लेकिन नहीं, दियर स्पिरिट को, उनके स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह को, यानी उनके उत्साह को नहीं तोड़ा। उनको मतलब मराठा के चीफ को खत्म कर दिया, चूर चूर कर दिया, लेकिन उनकी स्पिरिट जो थी उनको नहीं तोड़ा। फिर उसके बाद द ऑफ दियर फ्रीडम, कि द डिसअपेरेंस, इंपावरमेंट, द लॉस और द यहां पर डिसअपॉइंटमेंट। देखो हिंदी साफ साफ लिखा हुआ है, आप इन शब्दों का जो हिंदी देखोगे तो यहां पर साफ साफ दिखाई देगा। यानी कह रहा है क्या कि द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है सेटर्ड द क्या है, यानी पावर ऑफ मराठा चीफ बट नॉट दियर स्पिरिट, द ऑफ दियर फ्रीडम रैंकल्ड इन दियर हार्ट्स, यानी कि द जो लॉस हुआ था, जो हानि हुई थी, द लॉस ऑफ दियर फ्रीडम रैंकल्ड इन दियर जो है हार्ट्स, उनके दिल में थी। मतलब एक मतलब उम्मीद जगाए रखी थी। दे मेड अ लास्ट, वे क्या करते हैं कि दे मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू रिगेन दियर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड इन 1817। देखो
यहां पर संयुक्त सेना इनकी जो पूरी तरीके से हारती है, पूरी तरीके से इनको परास्त करते हैं, पूरी तरीके से हराते हैं। एक बात मैं बता दूं आप सभी लोगों को, ये क्लोज टेस्ट जो दिया है ना बाबू, सीडीएस का है। यूपीएससी जो उठाता है क्लोज टेस्ट में, उसमें दम होता है। आपने इसके पहले एक क्लोज टेस्ट लगाया है सीजीएल का, वो बच्चों जैसा लगता है, बच्चों जैसा। असली खेल है इसका, ये उसी को समझ में आएगा, ये उसी को पता होगा जिसने पूरा एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा है। आप जब पढ़ोगे तो बाजीराव जो जाता है, एक्चुअली हुआ क्या ना, रघुनाथ राव का बेटा था बाजीराव, और बाजीराव जो था इधर जसवंत राव होलकर और इधर दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया जो है और जसवंत राव होलकर जो है, ये चाहते थे कि पेशवा के साथ हमारी उठी बैठी बन जाए। इस मामले में जो दौलत राव सिंधिया है वो सफल हो गया। दौलत राव सिंधिया का बाजीराव के साथ यानी पेशवों के साथ उठना बैठना सफल हो गया। जसवंत राव होलकर का एक भाई था जिसका नाम था बिट्ठू जी, बिट्ठू जी की हत्या कर दिया बाजीराव। इस बात पर पूरी तरीके से जो है मतलब उग्र हो गया जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर आता है और बाजीराव को हराता है, और हराने के बाद वहां पर पेशवा किसी और को बना देता है। अब बाजीराव जाए कहां, तो बाजीराव उठ के गया कहां पर, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास जाता है तो जाके अंग्रेज कहते हैं कि अगर सब कुछ दोगे हमें तब तो संधि करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वह सब कुछ ले लो, जितना सब है सब कुछ ले लो, पूरा पेशवा का साम्राज्य ले लो, लेकिन राजा बना दो यहां पर। तो राजा फिर बनाते हैं। वही बात कह रहा है कि द लॉस ऑफ दियर फ्रीडम, कि उनकी जो लॉस हुआ था उनकी आजादी का, अब अंग्रेज जैसे कि उनको आजादी, आप ये समय है 1802 का, और आप सभी जानते हैं कि भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया है जिस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड, मतलब जो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली आया है, और वेलेजली सहायक संधि कर रहा है। लोगों को, जितने सारे राजा हैं उनको अपने दबाव में रख रहा है। ये वो टाइम है। तो फिर वही बात है कि द लॉस ऑफ दियर फ्रीडम रैंकल्ड इन दियर हार्ट्स, कि उनके दिल में जो एक तरीके से जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके लिए वो अपना दिल में एक जगह बनाते हैं। और फिर इसके बाद तुरंत पता चलेगा आपको कि 1802 में जैसे ये संधि हो जाती है तो अब वहां पर रेजिडेंट बैठा देते हैं। अंग्रेजों ने एक काम किया कि वहीं पर रेजिडेंट में सेना तैनात कर दी। अब बाजीराव को जहां भी जाना है रेजिडेंट तय करेगा, किसी से मिलना है रेजिडेंट तय करेगा। और यह कारण है थोड़ा सा कि उन्होंने फिर से एक प्रयास किया, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने कभी देखा नहीं था, इस तरह की गुलामी नहीं देखी थी। तो इसीलिए कि दे मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस, कि वे क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं, यानी क्या करते हैं कि एक हॉरिबल डेस्परेट, यानी डेस्परेट जो है प्रयास करते हैं, पुअर मतलब गरीब, स्ट्रांग तो हताश होके, जो डेस्परेट होके एक प्रयास करते हैं, एक दूसरा प्रयास करते हैं कि दे मेड अ लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट, कि वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट प्राप्त कर मतलब प्रयास करते हैं टू रीगेन, यानी फिर से प्राप्त करने के लिए देयर इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने कहा कि जब बाजीराव जब बनता है तो उसके बाद, बनने के बाद वहां पर उनके साथ सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं, वहां पर रेजिडेंट तैनात कर दिया जाता है। बाजीराव जहां जाएगा रेजिडेंट तय करेगा, किससे मिलेगा रेजिडेंट तय करेगा, सब कुछ रेजिडेंट तय करता था। एक प्रकार की गुलामी थी ये, और इस गुलामी से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया कि टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड इन 1817। अब 1802 में हो गया है, लेकिन इधर 1817 में फिर से प्रयास करते हैं। तो वही कह रहा है कि उन्होंने एक प्रयास किया, और किस चीज के लिए, तो टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड, और पुरानी सी जो है, पुराना क्या, पुरानी प्रतिष्ठा, पुरानी प्रेस्टीज के लिए। तो ओल्ड प्रेस्टीज, इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड प्रेस्टीज इन 1817। यानी द लीड इन जो है ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट द मराठा चीफ was taken by Peshwa, who was smarting under क्या, कंट्रोल एक्सरसाइज बाय ब्रिटिश रेजिडेंट। यहां पर क्या है, ब्रिटिश रेजिडेंट के। तो वही है कि was taken by the Peshwa who was smarting under the, यहां पर प्लीजेंट, सेटिस्फाइंग, रिजिड, यहां पर ऑर्थोडॉक्स। तो जो कठोर है यानी रिजिड टाइप का था ये, तो रिजिड जो चीज थी, जो मतलब अंग्रेजों की शक्ति थी, कि पेशवा हु वाज स्मार्टिंग अंडर द रिजिड कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ। सर जी मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आपसे सीएससी के क्वेश्चन भी लाइए। हाँ सीएससी क्वेश्चन भी लेके बिल्कुल आऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। चलिए समझना क्या ये, तो ये देखो बाबू, इसमें पूरा ना ये सीडीएस का पेपर है, आप देखो ध्यान से, सीडीएस 2018 का पेपर 1 है। तो ये सीडीएस वाले या यूपीएससी वाले ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ना जिसमें से जीएस गहराई में हो, क्योंकि इनका ओवरऑल जो है यूपीएससी जो आईएएस सीएससी वगैरह हो गया, आईएएस आईपीएस वाले जो होते हैं
तो इनके पास जीएस का था ज्ञान है, उसी में एनसीईआरटी का चैप्टर लाकर चाप देंगे यहां पर, वहीं पर सीधा सीधा रख देंगे। अब ये उसी को समझ में आएगा जिसको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पता हो। और आप इस बात से तुरंत समझ जाओगे कि यहां पर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। आपको मैं और एक कहानी सुनाता हूं। हुआ क्या कि जब पेशवा जो है बाजीराव, बाजीराव सेकंड जो था, वो पेशवा जब जाता है अंग्रेजों के साथ संधि करता है, तो कहते हैं संधि में कि अब तुम अपनी सेना भी नहीं रखोगे, इसका मतलब हम सेना तुम्हें देंगे। अच्छा, दूसरा, तुमको किसी से बात करना है, जैसे मान के चलो कि तुमको गायकवाड़ से बात करना है, नागपुर के भोसले से बात करना है, इंदौर के होलकर से बात करना है, तो ये हम तय करेंगे। यानी तुम्हारे विदेशी मामले हमारे पास रहेंगे, तुम्हारे दूसरे देश के साथ जो व्यापार है वो हमारे पास रहेंगे, तुम अपनी सेना भी नहीं रख सकते हो। इस बात के लिए बाजीराव ने उस समय तो हां कह दिया। होता क्या है कि जब बाजीराव से मिलने के लिए दो तीन लोग आते हैं, जैसे गायकवाड़ आता है, उधर से भोसले आता है ना, यहां पर जो क्या कहते हैं कि मतलब दो तीन उसके लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो कहते हैं, रेजिडेंट कहता है किधर जा रहे हैं, तो बोला कि बाजीराव से मिलना है, पर नहीं मिल सकते। अरे हम उसके उसके सरदार हैं, पेशवा के सरदार हैं। कहा सरदार हो, चलो इस कॉपी में लिखो, कितने बजे आए हो डेट डालो, कितने बजे मिलोगे डेट डालो, जब जाना तो साइन करके जाना। इस बात से उसको बहुत बुरा लगा। वो जब जाते हैं तो कहते हैं, क्या रे बाजीराव, क्या कर डाला तूने, हमको तेरे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है, इतनी गुलाम भरी जिंदगी जी रहा है तू। तो कहा कि देखो मैं तो संधि कर लिया हूं, तुम लोग लड़ाई कर लो। कहा कि हाँ लड़ेंगे, और इसी लड़ाई को कहते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ये क्या था, तो अपने प्रेस्टीज को फिर से पाने की एक चाहत थी। वही सारी सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। समझा गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू स्नूज यू लूज, यानी अगर तुम स्नूज करोगे तो फिर लूज कर जाओगे। यू स्नूज यू लूज, इसका मतलब है कि किसी काम को करने में देर मत करो, अगर स्नूज कर जाओगे तो लूज कर जाओगे। डोंट हेजिटेट टू डू इट, इस काम को करने में हेजिटेट मत करो, हिचकिचाहट मत रखो। नेक्स्ट, आई डोंट बाई इट, एक इडियम है आई डोंट बाई इट। आप किसी भी चीज को क्यों नहीं खरीदोगे, ऐसे मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट है, आप उसको क्यों नहीं खरीद रहे, कह रहे कि नहीं आई डोंट बाई इट, मैं नहीं खरीदता इसको। क्यों नहीं खरीदता, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो आई डोंट बाई इट मींस आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बाई इट मींस आई डोंट बिलीव इट। तो ये है पूरा पूरा। चलो यहां देखो, द आर्टिस्ट यहां पर प्रिंस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग इंथुजियास्टिकली। यहां पर कह रहा है, पता है, ये एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछा है बाबू। यहां पर लिखा है कि द आर्टिस्ट, यहां पर है प्रिंस्ड, V2 है, V2 मतलब वर्ब है, तो वर्ब है तो आंसर डी। क्लियर? अगला, पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स, यानी कटलरी बॉक्स में, इन एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, आंसर ए। सी केम स्लोली, स्लो से बना है स्लोली, स्लो एक होता है एडजेक्टिव, और स्लोली एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो स्लोली एडवर्ब है, स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है। नेक्स्ट, ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। अब ये एक प्रकार का क्या है, ओह नो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है इंटरजेक्शन से। ये ओह नो, ओह, आह, आउच, वाओ, फाई फाई, एलास, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। तो क्या है ये, इंटरजेक्शन। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। अब यहां आर है वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन होता है, ये नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन। कितना आसान है। द सन सोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। अब देखो, डल का मतलब होता है नीरस, डल क्या है, एक एडजेक्टिव है। चलो ये बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ, PQRS है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो बाबू। बताओ 34। ये बताओ PQRS बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक चीज दिखा रहा हूं, यहां पर है बट ऑल्सो, ठीक है।
आप कहीं पर देखोगे तो नॉट दिख रहा है, ये रहा, नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी एस के बाद होगा क्यू, क्यू के बाद एस नहीं, क्यू एस नहीं, एस के बाद क्यू, क्यू एस नहीं, दो कट गए, अब बचा है ये बी और सी। यहां पर क्या है, बी और सी लिखा है। कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स थ्रेट जो है ट्रीटेड नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये है। उसके बाद अब एक बात समझना, एस के तुरंत बाद क्यू आएगा, बट ऑल्सो एन आइडियोलॉजी इन इट्स ऑन राइट, यानी एस का पेयर क्यू से एस का पेयर क्यू, यहां पर है आंसर सी। बस हो गया। चलो आ जाओ यहां पर, ये आपका है कॉमन एरर के सवाल। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विथ करंट अफेयर्स। देखो, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, यहां पर क्या है कि टू है, टू के साथ तो V1 लग गया है, तो टू के साथ एक तो V1 हो गया, तो फिर ये अपडेट कहां से, अपडेट भी तो V1 है, तो यहां पर V1 रिपीट कर गए, इसीलिए बी के बाद यहां पर अपडेटेड होगा कि टू बी अपडेटेड, तो टू बी अपडेटेड आंसर होगा सी। कि यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, कि तुम्हें रेगुलर पढ़ना चाहिए अखबार, क्या किसके लिए, टू बी अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट होने के लिए, तो टू बी अपडेटेड। बी लगा है तो वी, या इसमें V3 लगेगा। सर जी अगले साल मैं सीडीएस की परीक्षा दूंगा, आप बस मेरी इंग्लिश करवा दो, जीएस को तो मैं फाड़ फूड़ दूंगा, क्योंकि मैं 2023 से यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अभी मेरी उम्र 20 है। अरे वाह, आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा जब तक इस जिस्म में जान है आपके नाम कुर्बान है, आप निश्चिंत रहिए। अंग्रेजी में आपको मैं समस्या नहीं आने दूंगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूं, ठेका ले लूंगा, ठेका, गांधी जी की तरह मैं भी ठेका ले लूंगा अंग्रेजी को पूरा पूरा मुक्त कराने के लिए। चलो, आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड, देखो यहां पर बी है ना, बी के बाद विजिटेड किया, सेम वही चीज है कि आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड, यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी जी हैं, ये उनकी बात कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि विल बी विजिटेड, इसमें कोई गलती नहीं है, यहीं विजिट कर दो, गलती हो जाता, नो एरर। प्राची कह रही है सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, कौन सा क्वेश्चन है बाबू, पूछ लो एक बार। इतने कमेंट आते हैं, कहां से दिखाई देगा, आपके कमेंट जब तक आते तब तक निकल जाते हैं, और इधर मेरा ध्यान हो जाता है क्वेश्चन की तरह। हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन पर्टिकुलरली इन इंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वालिटी एजुकेशन। अच्छा देखो यहां पर है कि हाउ एवर, हालांकि, द टास्क इज, एक शब्द होता है फार फ्रॉम डन, फार फ्रॉम डन, कि किसी काम के होने से दूर, यानी फ्रॉम डन नहीं, यहां फार फ्रॉम डन होगा कि हाउ एवर द टास्क इज फार फ्रॉम डन, आंसर ए, फार फ्रॉम डन। नेक्स्ट, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग रेवेन्यूज, जो है रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू एड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। पहली बात तो यहां एक गलती ये देख रहा हूं मैं कि फैसिलिटीज फॉर, एक तो है स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स होना चाहिए, ये तो माइनर गलती है। दूसरी गलती हो सकता है प्रिंटिंग में गलती हो, यहां पर एक शब्द है एक्सपंजिंग, एक्सपंज का मतलब होता है अवशोषित कर लेना, किसी भी चीज को निगल जाना, किसी चीज को मतलब एक तरीके से घोंट जाना, वो एक्सपंज कहलाता है, मिटा देना, हटा देना उसे कहते हैं। यहां पर एक्सपंजिंग नहीं होगा, या तो इसको एक्सपेंडिंग कर दो, बढ़ाना, कि लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखते हुए, कि जो यूनिवर्सिटी इज क्या है, एक्सपंजिंग नहीं, एक्सप्लोरिंग, या तो एक्सप्लोर करो या एक्सपेंड करो, दोनों में से कोई एक कर लो। एक्सपेंडिंग कर रही है रेवेन्यू जनरेशन का, कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसके लिए एक्सप्लोर कर रही है, रेवेन्यू जनरेट किया जाए इसके लिए एक्सपेंड कर रही है, कि क्या किया जाए, जो रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज को कि ऐड किया जा सके मोर फैसिलिटीज, ज्यादातर फैसिलिटीज किसके लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ्स के लिए। सर ही वॉज बैड इंजर्ड इन लास्ट मैच, इसमें एरर क्या है, ही वॉज, बाबू वहां पर लिखा है ना ही वॉज बैड इंजर्ड, बैड नहीं बैडली होगा, क्योंकि बैड क्या है, एडजेक्टिव है, वह बैड नहीं है, वो बुरी तरीके से घायल, वो घायल हुआ है बुरी तरह से। तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, इसके लिए तो आप कह रही थी कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, ये तो गंदी आदत है आपकी।
अगर ऐसे सवाल आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत बुरा कर रहे हो। चलती हुई क्लास में एक नया एरर पूछ के और आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करोगे। हाँ, कुछ जरूरी चीज है, कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए आप जो है बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो। देखो नीचे तो बच्चे आंसर दे देंगे इसके, लॉलीपॉप से सवाल पूछ के तुम क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखते हुए यूनिवर्सिटी ने एक्सपंजिंग नहीं, एक्सप्लोरिंग या एक्सपेंडिंग, ये दोनों में से कोई एक भी कर लो, दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा, आंसर भी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव, मस्ट एक मॉडल है और मॉडल अपने साथ हमेशा V1 लेता है, इसके अलावा कुछ और नहीं लेता है। इसका मतलब कि यहां मस्ट रिसीव्ड नहीं होगा, मस्ट बी रिसीव्ड, बी लगा के रिसीव्ड लगाएंगे तो मस्ट बी रिसीव्ड होगा। तो कहां गया आंसर सी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो, लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे is the impact of climate change on food systems and livelihoods of poor farmers। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंत किया जाए, खत्म किया जाए। हालांकि इसमें कोई एरर है ही नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नो एरर। तो ये आपका 40वां सेट है बाबू, पूरा हो गया। चलिए 41 से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 50, यहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 50। तो आइए 50-50 अब खेलेंगे, बहुत हो गया मतलब 20-20, 30-30, 40-40, अब होगा वनडे, पूरा वनडे लगाएंगे, वनडे मैच 50-50 स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। मन ला के पढ़ते रहिए। सर मेरे पास तो इंग्लिश के कोई क्वेश्चन ही नहीं आपसे पूछने के लिए नहीं है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप नहीं भले पूछोगे लेकिन मैं आपको खुद ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जो आप सुन के देख के आपका मन खुश हो जाएगा। मन ला के पढ़ाई करिए। हाँ सत्यम सेम रिया, बिल्कुल। आप देखो, आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़े हुए हो। ये 40वां क्लास था। 40वां क्लास का मतलब है कि आप 40 दिनों से मुझे पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे झेल रहे हो, कुछ तो बात है ना। यूं ही नहीं तो उस पर दिल ये फिदा है, कुछ तो बात यूं है। सर एक बार मुझे भी बता दीजिए, क्या बता दे बाबू। चलो मन लगा के पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।